किसानों का दर्द दूर करेगी प्रदेश की कमलनाथ सरकार। ये बात राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने एमपी न्यूज से खास बातचीत में कही। वहीं तन्खा ने ये भी कहा है कि देश की जनता चौकीदार के झूठे झांसे में नहीं आने वाली और इस निर्णायक चुनाव में समझदारी से अपना फैसला सुनाएगी। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में वकीलों के नाम पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री विवेक तन्खा जी ने एक बड़ा पैगाम दिया है और किस तरह से मिशन 2019 को लेकर कांग्रेस की रणनीति उनकी आंखों में है, सीधी बात करते हैं। माननीय तन्खा साहब, क्या लगता है ये लोकसभा का जो चुनाव है ये देश की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला है, कांग्रेस की रणनीति क्या है आखिर? देखिए, कांग्रेस की रणनीति की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, अब तो मैं देश की रणनीति की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस तब तक है जब तक देश है, और देश का ही जब प्रजातंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो फिर इस वक्त तो देश की बात करो। इस वक्त हमको ये सोचना है कि अगला इलेक्शन इस इलेक्शन के बाद होगा कि नहीं होगा और किन परिस्थितियों में होगा। जो एक फ्री फेयर डेमोक्रेसी प्रजातंत्र को हमने एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया था आज़ादी के बाद, वो जो फ्रेमवर्क है, वो जो ढांचा है, उसमें जो भी गलतियां होंगी, गलतियां तो किसी भी सिस्टम में होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो ढांचा ही अब थ्रेट पे है। क्योंकि ये जो एनडीए है और मोदी जी की जो सरकार है, वो इस ढांचे का उपयोग करके पावर में तो आ गई, बट अब वो ढांचे को पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो उस ढांचे में चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। एक जुडिशरी होती है, कहीं कैग होता है, कहीं सीवीसी होती है, कहीं पार्लियामेंट होता है, कहीं एग्जीक्यूटिव होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीके से अपने अपने कार्यक्षेत्र में काम करती हैं। वो तो चाहते हैं कि अब ये पूरा ढांचा बस एक व्यक्ति के कार्यक्षेत्र बन जाए, और इस तरह से ही उससे डील किया जा रहा है। सो इट्स अ फाइट ऑफ टू आइडियाज़, अ डेमोक्रेटिक आइडिया एंड अ नॉन डेमोक्रेटिक आइडिया। क्या लगता है सर, आप तो संविधान के रक्षक हैं, क्योंकि आपने जब वकालत की तो ये संकल्प लिया, तो ऐसे में क्या लगता है कि अब उठ खड़े होने का समय आ गया है? और कांग्रेस का ये जो विधि प्रकोष्ठ है, जिसमें माननीय रायकर साहब को भी अभी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या पूरी टीम वकीलों की अब तैयार है और रणनीति के साथ जुटने वाली है? देखिए, ये जो प्रजातंत्र की लड़ाई है, ये तो देश की लड़ाई होती है, बट इसमें वकील वर्ग की बहुत अहम भूमिका होती है। आप ज़्यादातर पाएंगे कि मैक्सिमम आपको जो अच्छे सीनियर लॉयर्स हैं, आप देखोगे बीजेपी में बहुत कम मिलेंगे आपको। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि बीजेपी की विचारधारा से उनका मेल नहीं खाता है। वो चाहे नॉन पॉलिटिकल रहें, कांग्रेस की पार्टी के सदस्य ना हो, मगर वो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। कारण ही ये है कि बीजेपी एक प्रकार से हमारे संविधान खतरे में आ जाता है जब बीजेपी की बात हम करते हैं, क्योंकि बीजेपी के शासन में संविधान की जो विचारधारा है, जो प्रियम्बल है, उससे वो एग्री नहीं करते। तो वो अपना संविधान बनाएंगे जब भी आएंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि ग्रेजुअली जो जिस बात, अब देखिए, एक भय का वातावरण है पूरे देश में। अगर आप उनको किसी बात को लेकर क्वेश्चन कर दो तो आपको तुरंत देशद्रोही बोल देते हैं, कोई बोल भी नहीं सकता। तो ये वातावरण कहाँ होता है? जहाँ संवैधानिक फ्रीडम्स नहीं होती हैं। मीडिया की फ्रीडम, लॉ की फ्रीडम, जुडिशरी की फ्रीडम, एग्जीक्यूटिव की फ्रीडम, सीबीआई, सीबीसी, ईडी, जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है या वो अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है देश के लिए और देश के संविधान के लिए। सर, आपकी लोकसभा चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ है, आखिर ये सस्पेंस कब खत्म होगा? कि आप चुनाव मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, फिजिकली फिट हैं, पॉलिटिकली करेक्ट? आप मेरी बात कर रहे हैं कि देखिए, जबलपुर मेरी धड़कन है और इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने शहर से और वो क्षेत्र से बहुत प्रेम करता हूँ, और उसके लिए मुझे एमपी रहना भी ज़रूरी नहीं है। मैं अगर एमपी नहीं भी होता तो भी मैं कमलनाथ जी को जबलपुर में ले जाके कैबिनेट मीटिंग करवाता, और शायद तो भी वो मेरी बात मानते। तो मेरा कोई चुनाव लड़ना आवश्यक नहीं है। मैं ऑलरेडी राज्यसभा का मेंबर हूँ, 3 साल मेरे अभी बाकी हैं। वैसे ही मेरे को बहुत सारी जवाबदारी दे रखी है, तो इसीलिए मैंने खुद ही सजेस्ट किया था कि आप नए चेहरे लाइए, नए लीडरशिप डेवलप करिए, क्योंकि मैं उस टाइप का हूँ। आई इनवाइट न्यू लीडरशिप। मैं चाहता हूँ कि नए लोग आएँ, नए लोग लीडरशिप लें, और इसलिए मैंने कहा था कि अब समय आ गया है हमको नए लोगों को बढ़ाने का।
सर, पिछले दिनों आपका एक दर्द छलका था जब किसान काफ़ी आपके पास पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि किसानों की ऋण माफ़ी की जो प्रक्रिया है उसमें एक तो जटिलताएं हैं और सरकार ने कितने हद तक इस पर जो है क्रियान्वयन कर लिया है ये आंकड़ा साफ नहीं हो पा रहा था। तो क्या ये नाराज़गी अब दूर हो गई है या अभी भी आपको लगता है कि कमलनाथ सरकार की अफसरशाही को लेकर आपका वो बयान अब भी कायम है? नहीं, मेरे पास जो किसान आए थे वो ऋण माफ़ी को लेकर नहीं आए थे। ऋण माफ़ी की बात, जो प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है और वो चल रही है और काफ़ी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। हो सकता है कि उसमें भी त्रुटियां होंगी, बट समय समय पे वो दूर की जाएंगी। कोई भी एक्शन फॉल्टलेस तो होता नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप कोई अच्छा काम भी करने चलोगे तो कहीं कठिनाई तो आएगी ना। मगर उसमें जो इशू दूसरा था, मेरे पास जो बहुत किसान आए, मेरे को घर में घेर लिया था, सबके सामने की बात है। वो ये कह रहे थे कि पूरे नर्मदा अंचल में जबलपुर से लेकर होशंगाबाद तक जो धान की फसल हुई है अभी, उसकी बात कर रहे थे। और वो लोग जाके अपनी फसल सेंटर्स में जाके जमा कराए थे और टोकन मिल गया था। और 2 महीने हो गए थे, पोर्टल नहीं खुला था और उनकी फसल को जोड़ा नहीं जा रहा था, रजिस्टर नहीं किया जा रहा था। वो कह रहे सब पैसा तो बात की बात है, आप हमारी फसल को अगर रजिस्टर ही नहीं करोगे तो हमको पैसा तो मिलेगा नहीं। वो तो दूसरी चीज़ वो कह रहे थे कि अगर हमारी फसल इसी तरह बाहर पड़ी रही सेंटर्स पे, कल को पानी आ जाता है, वर्षा आ जाती है, तो ये सब खराब हो जाएगी और आप इसी मारे फिर किसान परेशान होता है, फिर आत्महत्या के केसेस होते हैं। तो मेरे पास रोने लगे वो लोग। तो देखिए, मैं अंदर से एक भावुक व्यक्ति हूँ, एक। दूसरा, आई एम अ पीपल्स मैन। ये मैंने कमलनाथ जी को भी बोला कि आई एम अ पीपल्स मैन फर्स्ट। मैं पब्लिक के साथ उनके दुख दर्द में ऑलवेज खड़ा रहता हूँ। ये मेरी आदत है, ये मेरा टेम्परामेंट है। तो मेरा ये कहना था कि वो गरीब किसान, उसका सामान लेके आप अपने घर पे रखे हुए हो, अपने ऑफिस में रखे हो, उसको टोकन दे के घर भगा देते हो, उसको 2 महीने से नहीं बता रहे हो और बता नहीं रहे हो कि उसका कब पोर्टल खुलेगा, कब रजिस्टर होगा, पैसा आप बाद में देते भी रहो। तो उसको लेके वो बहुत रुष्ट था, परेशान था। बट अच्छी बात ये हुई कि कल मुझे सूचना मिली है आधिकारिक रूप से कि ये समस्या को इस हफ्ते, 1 हफ्ते में सॉल्व कर दिया जाएगा। देखिए, अल्टीमेटली हम लोग बोलते किस लिए हैं, जिससे कि लोगों की समस्या का समाधान हो। इसके लिए मैं जो लोगों ने प्रयास किया उनको मैं धन्यवाद भी देता हूँ। सर, दिग्विजय सिंह जी भोपाल से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहना है सीएम कमलनाथ जी का, संकेत उन्होंने दे दिए हैं। क्या तस्वीर आपको लगता है, कैसे समीकरण होंगे, क्योंकि बीजेपी का किला है एक तरह से राजधानी को? देखिए, बीजेपी का किला है इन द सेंस कि बीजेपी के लोग जीत रहे थे। पहली बार एक पॉलिटिकली शक्तिशाली व्यक्ति भोपाल से चुनाव लड़ेगा, जिसने कांग्रेस को इस इलेक्शन में जिताने के लिए मैं उनको बहुत कुछ श्रेय भी देता हूं कि, और स्पेशली वो जो नर्मदा परिक्रमा की उन्होंने, वो उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। आपको खुशी होगी जान के कि दिग्विजय सिंह जी ने जब फर्स्ट फ्यू पीपल होंगे जिनको ये आइडिया दिया था कि वो ये करना चाहते हैं, उनमें से एक शायद मैं हूँ। और मुझसे घर में आके मेरे को बोला था कि विवेक, मेरे दिल में बहुत दिनों से ये तमन्ना है कि मैं नर्मदा परिक्रमा करूँ। मुझे एक दफ़े मंडला में ये एक ड्रीम आई थी, एक सपना आया था और मैं उस सपना को पूरा करना चाहता हूँ। ये इलेक्शन के कम से कम 6-8 महीने पहले की बात है। तो मैंने कहा सर, ये तो एवरेस्ट जैसा है, तो आप कर पाएंगे? कहते यार, मैंने जो चीज़ डिसाइड की है मैं ज़रूर करता हूँ। तो मैंने कहा साहब, फिर मैं कोशिश करूँगा, कुछ जगह तो आपसे मिलूँगा आके। तो उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया। मैं स्टार्ट में भी उनके साथ था, एंड में भी उनके साथ था, बीच में भी उनके साथ था, बीच में, क्योंकि मेरे को अपना काम भी करना पड़ता, वकालत भी देखनी पड़ती है, अपना काम भी करना पड़ता है। तो मैंने ये उनमें पाया कि वो एक बड़े दृढ़ निश्चय के व्यक्ति हैं, भयभीत नहीं होते हैं, डरते हटते नहीं हैं, पॉलिटिकल चैलेंज लेने में वो पीछे नहीं हटते हैं। तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी तो है। अब एक उनकी लीडरशिप रहेगी और एक अब देखते हैं बीजेपी किसको खड़ा करती है, उससे अपन फिर आकलन कर पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, देश में चल रहा है कि चौकीदार चोर है, एक तरफ बीजेपी कह रही है हर कोई चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ, कौन से चौकीदार पर विश्वास करें? देखिए, राहुल जी ने जब चौकीदार चोर है ये नारा दिया था, ये एक सांकेतिक नारा था, क्योंकि मोदी जी कहते थे कि मैं देश का चौकीदार हूँ। तो उनका कहना था कि राइफल डील में जब ये सब घपले हुए और आप खड़े होकर उसको देख रहे थे या आप उसको होने दे रहे थे,
या आप उसको कहीं ना कहीं उसमें प्रोत्साहन भी कर रहे थे, तो उनका, राहुल जी का ये कहना था कि चौकीदार ने अपना काम नहीं किया। ये एक सांकेतिक बात थी। अच्छा, दूसरी चीज़, जिस तरह से अब मोदी जी ने उसको एक मजाक की तौर पे सब बीजेपी लीडर्स के नाम के आगे चौकीदार लिखवा दिया, एक तो ये निरर्थक है, ये ड्रामेबाजी दिखती है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, लोग इसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, खाली बीजेपी वाले लिख के खुश कर रहे हैं मोदी जी को, पब्लिक में इसका कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि पब्लिक ये सोच रही है देश में इतने बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे मोदी जी, उनको एड्रेस करिए, ये सब लिखने से आप चुनाव नहीं जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे खास बातचीत के लिए। तो चौकीदार शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहरहाल देखना होगा कि किस तरह से मिशन 2019 में जो तमाम राजनीतिक मुद्दे हैं वो कैसे और गर्माते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।